जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी साथी घर पर कोरोना इस महामारी के दौरान सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर मैं अर्जुन संगारी गीताधाम गुरुकुल की ओर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, समय जा रहा है और वर्तमान समय को देखें तो ये समय दौड़ भी रहा है और परेशान भी कर रहा है, लेकिन हमें घर पर बैठे हुए अपने अध्ययन को नियमित जारी रखते हुए हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे भविष्य की सोच है, उसको साबित करना है, उसको परिणाम के रूप में बदलना है। साथियों, क्लास 10 के अंदर हमने चैप्टर शुरू किया था मानव तंत्र के रूप में, जिसमें हमने पहला पढ़ा था पाचन तंत्र। एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है कि आने वाले समय में जब भी विद्यालय खुले, आप अपने अध्ययन को नियमित रखते हुए किस प्रकार अपने परिणाम तक पहुंच सकते हैं, इसको लेकर गीताधाम गुरुकुल का एक प्रयास है। हम ये नहीं कहते कि ऑनलाइन के माध्यम से संपूर्ण कोर्स करवाएगा। हमारा एक उद्देश्य है, आप इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर पर बैठे हुए विद्यालय के अध्यापकों के साथ भी जुड़े रहे, अपने किताबों के साथ भी जुड़े रहे और कुछ आप अपने स्तर पर ऐसे प्रयास करें जहाँ से आपके कुछ न कुछ पॉइंट निकल कर आए, जिनका समाधान करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि घर बैठे आपको उसका समाधान भी मिल जाए और आप उस टॉपिक को एक शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। कुछ और बताना चाहूँगा, क्लास 10 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड है और काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी सरल टॉपिक है। उन लेसन को, उन अध्याय को आपको अभी इस वर्तमान समय में जब आप घर पर हो, एक्स्ट्रा समय निकाल कर आप उसको तैयार कर दीजिए, ताकि जब विद्यालय खुलेंगे और जब हम सब मिलेंगे उस समय आपके पास कुछ ऐसा बेस पहले से तैयार रहेगा कि भी मैं इस तैयारी को अपने इस अध्याय को इतना करके आया हूँ, अब मुझे ये इस सिलेबस के इतने टॉपिक करने हैं जिसको मैं आराम से कर लूँगा और अपने आने वाले समय में अपने टॉपिक को तैयार करते हुए जो आपका उद्देश्य है आप उसको आराम से पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहले सीधी सी बात है, आपने पिछली छोटी से लेकर अभी तक की कक्षा में ये भी पढ़ा भी है कि श्वसन तंत्र में मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करती है और किस प्रकार उसके द्वारा CO2 का निर्गमन किया जाता है, CO2 किस प्रकार शरीर से बाहर की ओर निकलती है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए श्वसन तंत्र। मनुष्य में श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मुख्य रूप से मानव में श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। आपको इस डॉट डायग्राम के बारे में इस टॉपिक को संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। इस बोर्ड के ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं आप इनको अपने नोटबुक में नोट भी कर लें और इसको इस मोटे रूप में याद कर लें, ताकि आपके सामने एक पहले से स्ट्रक्चर रहेगी कि मुझे श्वसन तंत्र के इन भागों को पढ़ना है और इनके बारे में मुझे विस्तृत अध्ययन करना है। अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपको इसको शॉर्ट रूप में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने जो नियमित बुक है उसके माध्यम से इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। तो मानव में श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र में सबसे पहले है नासिका, ये बाहर का हिस्सा जो हमें दिखता है। इस नासिका के द्वारा वायु को, प्राण वायु को ग्रहण किया जाता है और इसके अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं जो श्लेष्मा के रूप में हल्के चिकने भी होते हैं। वायु के साथ आने वाली मिट्टी को ये अवरुद्ध के रूप में, झिल्ली के रूप में रोकने का कार्य करते हैं। एक होती है ना अंतःप्रदेवी जालिका के रूप में ये रोकने का कार्य करते हैं और इसके द्वारा रेत के कणों को ही रोक दिया जाता है, बाकी की वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। तो नासिका है वो हमारे शरीर का श्वसन तंत्र का सबसे पहला हिस्सा है। उदाहरण के रूप में अगर आप इस रेत के कणों को पहचानना चाहें तो कृषि क्षेत्र में किसान अपने खेती के कार्य के दौरान कई बार फसल की कटाई के दौरान बड़े स्तर पर कार्य किया जाता है, जहाँ पर फसल के साथ रेत के कण काफी बड़ी मात्रा में होते हैं और वो इधर उधर उड़ते रहते हैं। तब हम देखते हैं कि किसान जो काम कर रहा है उनके इस नासिका वाले हिस्से के आसपास छोटी काले मिट्टी टाइप आपको दिखती है और जब वो अपने नाक से गंदगी को बाहर निकालते हैं तो ब्लैक मात्रा में वो निकलता है। ठीक है, वही रेत के कण है जिसको इस नासिका के द्वारा रोक दिया गया और जिससे किसान स्वस्थ भी है और अपना कार्य भी कर रहा है। अब नासिका के बाद है मुख। ठीक है, नासिका से वायु मुख के अंदर प्रवेश करती है। देखो, मुख भी ऑक्सीजन या प्राणवायु बोले तो ग्रहण करने का कार्य करता है, लेकिन नासिका के द्वारा शुद्ध वायु को प्रवेश कराया जाता है, जबकि मुख के द्वारा
अशुद्ध वायु भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जुकाम जैसी स्थिति होती है ना, जब नाक काम करना बंद कर दे, उस समय मुंह खोल के हम श्वास को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और हमारा गला भी सूखा सूखा सा रहता है, तो मुख भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को, प्राणवायु को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो नासिका से जो श्वसन है वो श्वसन की क्रिया शुरू होती है, नासिका से मुख, मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से स्वर यंत्र, डायरेक्ट के मुख। ठीक है, स्वर यंत्र ये हमारा कंठ, जिसे हम बोलते हैं कंठ, यहाँ पर। अब मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, जो आप तक पहुंच रहे हैं, वो एक वायु के द्वारा कंपन की क्रिया का माध्यम है। मुझे शब्दों की पहचान है, जिन शब्दों की पहचान है उसको मैं अपने दिमाग के अनुरूप, मस्तिष्क के अनुरूप बोल रहा हूँ, और स्वर यंत्र है वो एक आवाज के रूप में, एक निश्चित शब्दों के रूप में आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए स्वर यंत्र के बाद निचला श्वसन तंत्र, ये ऊपरा श्वसन तंत्र यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 1 2 और यहाँ तक, ये यहाँ तक का हो गया। फिर है निचला श्वसन तंत्र, जिसे बोलते हैं श्वासनली, श्वसनी, ब्रोंकाई व श्वसनिका, ब्रोंकियो, श्वसनिका, ब्रोंकियो। इसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार श्वसन की क्रिया आगे की ओर बढ़ती है। श्वासनली है वो आपके लगभग करीब 5 इंच लंबी होती है। कितनी होती है? 5 इंच लंबी होती है, जो कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि चलने से बनी होती है। ठीक है, और अब इस श्वासनली से वायु जो है, ऑक्सीजन है, वो श्वासनी या ब्रोंकाई या श्वसनिकाएं ब्रोंकियोल में पहुंचती है, और यहाँ से ये श्वसन की क्रिया फेफड़ों तक पहुंचती है। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र जब हम पढ़ेंगे उस समय भी समझेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कि शरीर के अंदर बाहर से आने वाली जो भी वायु है उसका शुद्धिकरण फेफड़ों के अंदर होता है। हमारे द्वारा अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट में एक बार पहुंचता है, हार्ट से फुफ्फुस से धमनी के द्वारा बाहर निकलकर फेफड़ों पहुंचता है। फेफड़ों के अंदर वो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध हो जाता है, मतलब वहां उस रक्त में जो CO2 घुली हुई है वो वहां से अलग होकर के उसके साथ O2 ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर शरीर के अन्य भागों तक वो पहुंचती है। फिर आपके श्वसन की इस क्रिया में श्वसन की मांसपेशियों का बड़ा योगदान है। मांसपेशियों में है मध्य पटका या डायफ्राम, ये यहाँ पर होते हैं। ये डायफ्राम भी हमारे श्वसन की क्रिया में इस तरह से फूलने और सिकुड़ने का गुब्बारे की भांति कार्य करते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में डायफ्राम की क्रिया को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों का पेट खाली होता है, माँ के दूध के ऊपर वो निर्भर रहते हैं, और डायफ्राम है वो खाली हिस्सा में बड़ी मात्रा में उसको देखा जा सकता है। और बुजुर्गों के अंदर वजन की कमी रहती है, कुछ शारीरिक अस्वस्थता भी होती है, तब भी हम देख सकते हैं। और बच्चों में और बुजुर्गों में श्वसन की समस्या भी आराम से देखी जा सकती है। अगर उनको जुकाम हो, मुंह से श्वास ले बकायदा हम महसूस कर सकते हैं कि डायफ्राम से फूल भी रहे हैं और डायफ्राम वापस फूल भी रहे हैं। फिर श्वसन की क्रिया विज्ञान में बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन को भी आप आराम से देखते हैं। और आप इस ड्रॉ डायग्राम को अपनी नोट के अंदर नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए आप इस फ्लो डायग्राम को समझते हुए अपने निश्चित कार्य को पूर्ण कर सकें, और घर पर बैठे हुए आप इस फ्लो डायग्राम के द्वारा अपने पाठ्य पुस्तक को पास में लेकर के इस एक शानदार टॉपिक को तैयार करें, ताकि बोर्ड की कक्षा में आपको इसका लाभ मिल सके। अब बात आती है फेफड़ों की। फेफड़े हमारे शरीर में मुख्य रूप से उपयोगी भाग है। फेफड़ों को देखते हैं तो फेफड़ों में देखो, फेफड़े जिन्हें हम फुफ्फुस बोलते हैं, लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इनका कलर कैसा होता है? हल्का गुलाबी। फिर देखो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़ी के रूप में शरीर के वक्ष स्तर में दाहिने और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थिर होते हैं। मध्य पट सीधी सी बात है, डायफ्राम के जस्ट ऊपर आपके फेफड़े शरीर के दोनों हिस्सों में स्थित होते हैं। और फेफड़े जितने ज्यादा शुद्ध होते हैं, हमें श्वसन की उतनी ही आसान से क्रियाविधि हो सकते हैं। धूम्रपान वगैरह करने वाले लोगों के श्वसन की क्रिया में फेफड़े खराब हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और एक समय बाद वो लोग मृत्यु का कारण बनते हैं, जिनके फेफड़ों के अंदर आई खराबी का बड़ा कारण है। फिर देखो फेफड़े हैं वो असंख्य श्वास नलियों, छोटी छोटी श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेकों कोशिकाओं से निर्मित है।
दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबा, लंबाई में थोड़ा छोटा और कुछ अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। तो फेफड़े कितने भाग में हुए भाई? 2, दायां और बायां। तो दायां फेफड़ा है वो 3 भागों में और बायां फेफड़ा है वो 2 भागों में विभक्त होता है। फिर देखो विभक्त होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है जिससे कई केशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका एक कीलनुमा संरचना के समान होती है। फिर इसी में श्वसन की मांसपेशियां मध्य पर डायफ्राम को देखें तो देखो फेफड़ों में गैस होने में कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने और छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्य पट डायफ्राम उत्तरदायी है। मध्य पट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना होती है। एक पतली सी चादर होती है, इस चादर के नुमा ये मध्य पट जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं इसकी संरचना होती है। फिर देखो श्वसन का क्रिया विज्ञान। श्वसन का क्रिया विज्ञान कैसे होता है? बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन की क्रियाविधि। बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार हमारे शरीर में होती है, इसको हम देखते हैं। बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन है इसमें गैसों को विनिमय हवा से भरी गई कोशिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक प्रभाव के अंतर के कारण होता है। वहीं आंतरिक श्वसन है इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। तो सीधी सी बात है, आप अपने श्वसन तंत्र को सबसे पहले पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र 3 भागों में होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। फिर श्वसन तंत्र के अंदर इन चारों भागों को पढ़ेंगे, नासिका मुखा रसनी स्वर यंत्र लैरिंक्स और निचला श्वसन यंत्र में आप पढ़ते हैं श्वासनली, श्वसनी ब्रोंकाई व श्वसनिका ब्रोंकियो और इसके साथ फेफड़े। और फिर आप पढ़ते हैं फेफड़े के दायां और बायां भाग। दायां फेफड़ा 3 खंडों में, बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभक्त होता है। और श्वसन मांसपेशियों में डायफ्राम और श्वसन की क्रिया विज्ञान को पढ़ते हैं तो बाह्य व आंतरिक श्वसन 2 प्रकार से होता है। इस डायग्राम को, इस टॉपिक को आप इस फ्लो डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, जो इसके संबंधित डायग्राम है उसको आप अपनी किताब के अंदर घर पर किसी आप बुक लेके उसके अंदर बढ़ाइए और आराम से उसके नामांकन कीजिए। पहला नामांकन को पढ़िए, फिर चित्र को बनाते हुए फिर अपने हिसाब से नामांकन कीजिए जो जो आपने किताब के डायग्राम में पढ़े हैं और इस प्रकार इस टॉपिक को आप शानदार तैयार कर सकते हैं। ओके, जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि, किस प्रकार हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि होती है। बाकी इससे संबंधित जो थ्योरी का भाग है वो आपकी किताब में आया हुआ है, आप उसको शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।